हेलो स्टूडेंट्स, रूबिया इंस्टीट्यूट अलवर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर रूबिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। तो देखते हैं ये डी ब्रोगली इक्वेशन होती क्या है। इनके अनुसार, डी ब्रोगली साहब के अनुसार जो प्रकाश होता है उसका ड्यूल नेचर होता है बच्चों। लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे छोटे छोटे जो कण हैं वो भी किस नेचर के होते हैं? ड्यूल नेचर के होते हैं, अर्थात द्वैत प्रकृति के होते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण, गतिशील कण कभी कण की तरह व्यवहार करते हैं तो कभी तरंग की तरह क्या करते हैं बच्चों? व्यवहार करते हैं। जो पदार्थ से या द्रव्य कणों से संबद्ध रहती हैं जो तरंगें, उन तरंगों को क्या कहा जाता है? द्रव्य तरंगें या डी ब्रोगली तरंगें उनको कहा जाता है। चलो, यदि किसी विकिरण की प्रकृति कणीय मानी जाए तो फोटोन की ऊर्जा आइंस्टाइन के समीकरण से, देखो डी ब्रोगली साहब ने दोनों समीकरण, आइंस्टाइन की समीकरण भी लिया था और उन्होंने प्लांक की इक्वेशन को भी लिया था। इन दोनों की वैल्यूज़ को बराबर रखा था। ठीक है बच्चों, देखो ये तो आइंस्टाइन की E बराबर mc², ये बहुत ही एक फेमस इक्वेशन है आइंस्टाइन साहब की, उनकी इक्वेशन ली। प्लांक साहब की भी इक्वेशन जो प्रकृति तरंगे बताती है विकिरण की, उसको भी इन्होंने लिया। तो इन दोनों की एनर्जीज को हमने क्या कर दिया, इन डी ब्रोगली साहब ने दोनों को बराबर रख दिया और उनको बताया कि इसमें जो वैल्यूज़ है आएंगी, मतलब दोनों ही नेचर, एक कणीय प्रकृति वाला एनर्जी और एक कौन सा एनर्जी, फोटोन वाली यानी कि तरंगे वाली एनर्जी, दोनों को अगर बराबर रख देते हैं तो इससे डी ब्रोगली समीकरण हमें प्राप्त होता है। देखो बच्चों, इसको अगर मैं ऐसे रख दूं तो यहाँ से अगर हम न्यू की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, राइट, तो न्यू की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों? ये आ जाती है। और यहाँ से सी को हम कैंसिल कर सकते हैं, एक सी को इधर भेज दो तो डिवाइड हो जाएगी, या ऐसे डायरेक्टली आप इसको कैंसिल आउट कर दो। ठीक है बच्चों, अब ये जो बच के आया H/λ बराबर mc बच के हमारे पास आ गया है। तो यहाँ से हम तरंग दैर्ध्य की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ से लैम्बडा निकालने के लिए इस mc को तो इसके नीचे भेज देंगे और इस लैम्बडा को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो देखो बच्चों, हमारे पास ये इक्वेशन बनती है, तरंग दैर्ध्य जो है वो H/mc बनती है। इसे ही डी ब्रोगली का वेव तरंग समीकरण कहा जाता है। अगर हम बात करें कि कोई कण है और उसका मास कितना है, स्मॉल m है, अर्थात उसका द्रव्यमान कितना है बच्चों, स्मॉल m है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, v, यानी कि v वेग से वो अभी किसी जगह पर जहाँ पे भी वो ट्रेवल कर रहा है वो v वेग से कर रहा है। तो हम यहाँ पर c की जगह हम यहाँ पर v को अगर काम में ले लेते हैं तो जो समीकरण 3 हमारे पास आई है, जो समीकरण 3 हमारे पास आई है, ये वाली इक्वेशन, दैट मीन्स ये वाली इक्वेशन, समीकरण जो 3 है बच्चों, ये किस में बदल जाएगी? लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? लैम्बडा बराबर v लिख दिया हमने, c की जगह बस, और कुछ नहीं किया। और हम जानते हैं बच्चों, वी नो दैट कि mv बराबर होता है मोमेंटम, दैट इज संवेग। संवेग का मतलब ये हुआ कि जब कोई कण गति कर रहा है तो अगर उसके वेग के साथ हम मल्टीप्लाई कर दे उसके द्रव्यमान को, कि कितने वजन को, कितने द्रव्यमान को लेके कोई कण आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो mv का मतलब है संवेग। तो अगर हम mv की जगह इससे और मॉडिफाई करें तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास H/p, यानी कि मोमेंटम। अगर हम मोमेंटम यहाँ निकालना चाहें तो इधर लैम्बडा आ जाएगा। बस कुछ नहीं, इक्वेशन 4 है और इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग हम इसे डेफिनेशन दे सकते हैं कि बच्चों ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि गति करते हुए किसी कण का संवेग और उसकी तरंग दैर्ध्य के, उसका कण संवेग उसकी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहाँ h उसका क्या है, व्युत्क्रम स्थिरांक या इन्वर्जन व्युत्क्रम स्थिरांक कह दो या इन्वर्जन कांस्टेंट कह दो इसे। ठीक है, अब डी ब्रोगली इक्वेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? कुछ नहीं करना इसमें बच्चों, आपको
आइंस्टाइन का इक्वेशन लो, प्लैंक का इक्वेशन लो, दोनों को बराबर रख के और जो इक्वेशन लैम्बडा यहाँ से जो आएगी आपकी वो बन जाएगी आपकी डी ब्रोगली समीकरण। डी ब्रोगली इक्वेशन बहुत ही आसान है निकालना। अब इसका महत्व क्या है, डी ब्रोगली समीकरण की इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है इसकी, ठीक है। तो देखो इसने एक बहुत बड़ा काम किया था। इससे पहले हमने बोर का जो मॉडल था वो देखा था। तो बोर ने एक बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में विचरण करते हैं या उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग mvr का मान h/2π का पूर्णांक गुणज होता हो। ये हमने क्लास 11th में भी ये बात पढ़ी थी और ये बात हम आज भी पढ़ रहे हैं। ये बात हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी। चलो अब हम ये बात करें कि डी ब्रोगली सिद्धांत के आधार पर इस बात को, बोर की जो ये बात थी कही गई, इसको हम आसानी से डी ब्रोगली इक्वेशन से समझा सकते हैं। देखो कैसे बच्चों, माना कि कोई इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है। वृत्ताकार पथ का मतलब वो हुआ कि सेल है, ये KLM आपने पढ़ी होंगी, ये परमाणु है, ये इसका नाभिक है और ये इसके चारों तरफ जो कक्षाएं हैं ये वो है। और हम जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन मिलता है बच्चों वो कक्षाओं में ही मिलता है, यानी कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो अब अगर हम बात करें तो देखो, अगर वेव जो है मतलब क्या कहा जाता है, ड्यूअल नेचर की मतलब ये होता है कि तरंग की जैसे कोई चीज़ चलती है ना तो वो तरंग की तरह भी चलती है और वो कण की तरह भी व्यवहार करती है। तो अब ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ, तो ये तरंग बना हुआ है। क्या बना हुआ है, तरंग बना हुआ है। तो अगर हम इस तरंग की तरह से ऐसे देखें तो देखो ये फेज़ में नहीं, यहाँ से कट लगा हुआ है, ये अपने फेज़ में नहीं है ये वाला, तो ये फेज़ में नहीं, लेकिन ये यहाँ पे कहीं भी कोई मोड़ नहीं है, लगातार है ये, ठीक है। तो इस तरह से ये फेज़ में है, वेव किस में है, अपनी फेज़ में है, और ये वेव है जो ये अपनी फेज़ में नहीं है। तो स्पष्ट है कि तरंग उसी अवस्था में निरंतर शक्ति है। देखो यहाँ तो तरंग निरंतर नहीं है, यहाँ तो तरंग निरंतर नहीं है फर्स्ट केस में, यहाँ तरंग निरंतर है, ठीक है। तो निरंतर कब रहेगी ये बात हम जानना चाह रहे हैं। स्पष्ट है कि तरंग उसी अवस्था में निरंतर रह सकती है जब वृत्त की परिधि का मान उस तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्बडा की पूर्णांक गुणज हो, ये शर्त हो। यानी कि यहाँ तो पूर्णांक गुणज है, ये जो वेव इन फेज है, और वहाँ पर पूर्णांक गुणज नहीं है। तो अब इस बात को प्रूव करते हैं कि परिधि 2πr, राइट, 2πr किसके बराबर होनी चाहिए, लैम्बडा, और लैम्बडा की पूर्णांक गुणज के, यानी पूर्णांक गुणज का मतलब है कि लैम्बडा को आप 2, 3, 4, 5, 6 इनसे मल्टीप्लाई करके देखिए। लैम्बडा हमने अभी डी ब्रोगली से निकाली है, यही आपकी फोर्थ इक्वेशन थी, उससे पहले जो थी MV वाली। तो यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू इस समीकरण 5 में हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो समीकरण 5 में जब बच्चों हमने इसको रखा तो ये इस तरह से आया कि 2πr बराबर NH/MV। तो क्या मैं MV को तो इधर ले जाऊं और 2π को इधर ले जाऊं, तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, यस मैं बिल्कुल ऐसा कर सकती हूँ। तो यहाँ पर MVR क्या बन गया बच्चों, ये कोणीय संवेग, NH/2π यही तो बोर ने कहा था कि उसी कक्षा में। तो इसका मतलब है कि बोर ने ये बात सही कही थी, यही बोर का क्या है, पोस्टुलेट है। और डी ब्रोगली समीकरण जो थी उससे हम इस बात को क्या कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं, उस चीज़ से इस बात की पुष्टि हम कर सकते हैं, राइट। चलो वेरी गुड। अब डी ब्रोगली का प्रायोगिक सत्यापन भी कुछ लोगों ने करके देखा। तो जो प्रायोगिक सत्यापन है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन है, वो डेविसन और जर्मर ने किया था बच्चों, डेविसन और जर्मर ने किया था। डेविसन तथा जर्मर ने अपने प्रयोग द्वारा डी ब्रोगली समीकरण का सफलतापूर्वक सत्यापन करके यह बताया कि एक गर्म तार से, देखो हमने क्या किया है, इसका सत्यापन कैसे करना है, एक हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म तार लेना है, हॉट वायर लेना है, उसको विभाजक में से, स्लिट में से क्या करना है, गुजारना है, ताकि अच्छी बीम मिल सके, एक फाइन बीम हमें मिल सके। फिर उसको आगे फर्दर हमने 40 से 68 वोल्ट की चार्ज प्लेट के मध्य से त्वरित कराया है। ये त्वरित इलेक्ट्रॉन है ये वाला, राइट। तो ये त्वरित इलेक्ट्रॉन फिर जाके इस निकल क्रिस्टल पे यहाँ पर क्या करता है, हिट करता है, यहाँ टकराता है, टकरा के ये विवर्तित हो जाता है, ठीक है, टकरा कर ये क्या हो जाता है, विवर्तित हो जाता है। अब अगर हम इस बात को देखें कि ये चलो टकरा गया, विवर्तित हो गया बच्चों,
ओके, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, वेरी गुड, ये वाला कर लेती हूँ। चलो ठीक है, ये वाला कर लूँ। ओके, चलो बच्चों, ये आ गया। ठीक है, तो अब देखो, ये निकल का क्रिस्टल है, ये निकल का क्रिस्टल है, इससे ये यहाँ से निकला, यहाँ से टकराए, तो एक थीटा कोण यहाँ पे बन रहा है, राइट। तो जैसे ही ये हिट करके एक ऐसा यहाँ पर एक वो लगा हुआ है जो स्केल है, एक घूमने वाली सुगराही यहाँ पे लगी हुई है, और एक यहाँ गैल्वेनोमीटर भी हमने लगा रखा है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हम करना चाह रहे हैं, सीधी सी बात बता रही हूँ बच्चों, सीधी सी बात ये है कि ये चाह रहे हैं कि ये तरंग की तरह व्यवहार करे, बस सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉन कैसा व्यवहार कर रहा है, तरंग की तरह कर रहा है, ये बात जांचना चाह रहे हैं, और इससे पुष्टि भी हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो, एक गर्म तार से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, बिल्कुल होता है। पहला बिंदु आप देखें एक बार, हो गया, ठीक है, उत्सर्जन हो गया। उत्सर्जन जब हो गया है तो अब क्या करना है, उत्सर्जन करके अब क्या करना है बच्चों, चलो ये उत्सर्जन, फिर इसे स्लाइट में से पास किया जाता है ताकि अच्छा बीम मिल सके, फाइन बीम। फिर चार्ज बीम को, इस बीम को 40 से 68 वोल्ट की प्लेटों से क्या कर किया जाता है, गुजारा जाता है, चार्ज प्लेट। फिर उसके बाद निकल क्रिस्टल से टकरा जाता है, और इलेक्ट्रॉन से संबद्ध जो इसकी जो तरंग है, उसका तरंग दैर्ध्य एक्स किरणों की रेंज का माना जाता है। तो बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि एक्स किरण कहाँ पे आती हैं। चलो, एक्स किरण की रेंज का होता है, इस बात से कहाँ तक हम बात करते हैं, बीच में सबसे पहले होता है विजिबल। इसके विजिबल में 7 कलर होते हैं, विबग्योर। लास्ट में सबसे रेड होता है, और स्टार्टिंग में यहाँ यूवी आती है, फिर यूवी से पहले एक्सरे आती है, और उसके बाद आईआर रीजन आ जाता है। ठीक है, तो ये इनकी स्थिति होती है, यानी कि ये यूवी से भी पहले आती है, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है एक्स किरणों की। ठीक है, तो एक्स किरणों की रेंज का ये इनका लैम्बडा जो है वो छोटा होता है। ठीक है, लैम्बडा छोटा होता है, एनर्जी इनकी ज़्यादा होती है। तो अगर मैं ये बात आपसे कहूँ, अभी थोड़ी देर में और एक बार मैं इसको डिस्कस कर दूँगी आपसे बच्चों, तो ये क्या कहना चाह रहा, निकल से टकराया, निकल क्रिस्टल से जब टकराता है तो अलग अलग थीटाओं पर इसको क्या कराया है, हमने विवर्तित करवाया है। इलेक्ट्रॉन की तीव्रता अलग अलग कोणों पर देखी जाती है, बार बार ये एक्सपेरिमेंट होता रहता है, हुआ था जब भी इसको किया जाता है तो होता है अलग अलग कोणों पर तीव्रता, यानी कि डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें एक्स किरण जो विवर्तन है उसकी तरह ही इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न, विवर्तन पैटर्न मिला हमको, उसके सिमिलर ही था। तो इस बात से ये पुष्टि होती है कि ये क्या करता है बच्चों, ये जो है ये एक्स किरणों की तरह व्यवहार करता है। तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई, कणीय होनी चाहिए। कैसी हो गई बच्चों इसकी प्रकृति, इसकी प्रकृति हमें कणीय मिलनी चाहिए, सॉरी तरंगीय प्रकृति होनी चाहिए इसकी। ठीक है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, तरंग की भांति होगी। तो यहाँ लिख लेना तरंग। ठीक है, बाई मिस्टेक ये हुआ है। तो एक्स किरणों की तरह ये पूरा व्यवहार दर्शा रहा है बच्चों। एक बार मैं फिर से कह रही हूँ कि जब ये एक्स किरणों की तरह रेंज का है, इसका लैम्बडा एक्स किरणों की रेंज का है, तो हम क्या कह देते हैं, हम ये ही कहेंगे बच्चों कि ये क्या है, एक तरंग नेचर को, यहाँ पर तरंग प्रकृति को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो मैं एक बार रेंज बता देती हूँ कि आपने ये स्पेक्ट्रा बैंड देखा होगा, बीच में कौन होता है, विजिबल। ठीक है, इधर होता है यूवी, इधर होता है आईआर, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव इधर आ जाती है, फिर यहाँ पे एक्सरे होती है, यानी कि इधर जो होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और उसकी लैम्बडा कम होती है। तो ये कम लैम्बडा वाले तरंग की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है पूरा डेविसन जर्मर का। एक बार फिर से मैं बता दूँ आपको कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त जब हमने ये डेविसन जर्मर का प्रयोग देखा है तो इसमें ये एक्स किरण की रेंज का लैम्बडा इसका पाया जाता है, और विवर्तन पैटर्न जो एक्स किरण का विवर्तन है वैसा ही डिफ्रैक्शन पैटर्न इसका मिलता है। हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक्स किरण की तरह भांति व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब ये तरंग की तरह व्यवहार कर रहा है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू सो मच।